हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू आवर इंग्लिश क्रैश कोर्स सीरीज। और बेटा, आज की इस वीडियो के अंदर हम बढ़ेंगे आपकी एलआर की अगली पोम की तरफ, जिसका टाइटल है द राइम ऑफ द एंशिएंट मेरिनर। और इस पोम को लिखा है एसटी कोलरिज यानी सैमुअल टेलर कोलरिज ने। ओरिजिनली ये एक बहुत ही लेंथी पोम है, बेसिकली 7 पार्ट्स में ये पोम है, ठीक है, बहुत ही लेंथी पोम है। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ इसके फर्स्ट 2 पार्ट्स ही हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि इन फर्स्ट 2 पार्ट्स में ये पोएम आपसे क्या कहती है। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े, आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है, एंड मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। राइट, तो आगे बढ़ते हैं बेटा और देखते हैं इस पोएम का सबसे पहला स्टेंजा। अब बेटा, ये जो पोएम है मैं आपको शुरू में बता देती हूँ कि ये पूरी की पूरी पोएम जो है वो फ्लैशबैक में है। यानी एक मरीनर होता है और उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ होता है, और ये इंसिडेंट ऑलरेडी घट चुका है, और अब ये मरीनर एक व्यक्ति को अपने साथ हुआ ये इंसिडेंट, अपनी ये स्टोरी जो है वो बता रहा होता है। तो पूरी की पूरी पोएम जो है वो एक फ्लैशबैक है, ठीक है। अब देखिए स्टार्ट कैसे होता है। इट इज एन एंशिएंट मरीनर एंड ही स्टॉप्ड वन ऑफ 3। मरीनर कौन होता है बेटा? जो शिप चलाता है, जो सेलर होता है, दैट इज मरीनर ओनली, राइट। By thou long grey beard and glittering eye, now wherefore stoppest thou me? अब होता क्या है, ये जो लिखा हुआ है 1 of 3, तो बेसिकली एक शादी चल रही होती है, एक शादी हो रही होती है, ठीक है। और वहां पर 3 गेस्ट्स जा रहे होते हैं, और उन तीनों में से एक को ये मरीनर पकड़ लेता है, ठीक है। अब इस मरीनर की हालत कैसी होती है, देखो, इसकी जो है बहुत ही लंबी दाढ़ी होती है, और ग्रे बियर्ड मतलब सफेद दाढ़ी हो रखी होती है, और इसकी हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है। एंड विद ग्लिटरिंग आई मतलब आंखें चमकती हुई। तो अगर आपने यू सुना होगा कि जो ग्लिटरिंग आई या चमकती हुई आंखें होती हैं वो हमेशा हैप्पीनेस को दिखाता है, लेकिन यहाँ पर ये जो मरीनर है, इसकी आंखें जब चमक रही हैं तो वो हैप्पीनेस को नहीं दिखाती, बल्कि एक उम्मीद को, एक होप को दर्शाती हैं। होप कैसे? कि फाइनली मुझे कोई ऐसा मिल गया है जिससे मैं अपने मन की बात कह सकूं। यानी मरीनर के मन में ऐसी कोई बात है जिसे वो किसी व्यक्ति के साथ शेयर करने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन है, बहुत ज्यादा परेशान है कि मैं किसी से तो अपने मन का ये दुख शेयर करूं। यानी मरीनर के मन में कोई ना कोई दुख है, कोई परेशानी है। वो क्या है वो हमें आगे पता चलेगा, ठीक है। The bridegroom's doors are opened wide and I am next of kin। यहाँ बेसिकली ये जो गेस्ट है, वो जिसकी शादी हो रही है ना, उसका फैमिली मेंबर ही है। अब वो क्या देख रहा है कि वहां पर तो शादी बस होने वाली है, स्टार्ट होने वाली है, और मुझे यहाँ पर इस आदमी ने पकड़ लिया है, कंप्लीट स्ट्रेंजर, मैं जानता भी नहीं हूँ इसको। तो जो बारात है वो बेसिकली आ गई है। द गेस्ट्स आर मेट, द फेस्ट इज सेट, ठीक है। गेस्ट जो है वो आ गए हैं। जो फीस्ट है, फीस्ट क्या होता है बेटा? दस्तरखान, जो खाना वाना है सब वहां खाने लग चुके हैं, सब लोग जो है एंजॉय कर रहे हैं। मेस्ट हियर द मेरीडन, मेरीडन का मतलब जॉयस, सेलिब्रेटरी, ठीक है। जो सब लोग जो हैं, जो बाराती हैं, जो गेस्ट हैं, सब लोग ना सेलिब्रेट कर रहे हैं, इतना खुशी का, इतना ऑस्पिशियस मोमेंट है। और मैं वहां जा नहीं पा रहा हूँ। मेरा जो पूरा ग्रुप है ना, ग्रुप एज इन मेरे फैमिली मेंबर्स जो है, सब लोग वहां चले गए, और मुझे देखो इस आदमी ने पकड़ के यहाँ रोक लिया है। कौन है ये? मैं तो जानता भी नहीं हूँ। ही होल्ड्स हिम विद हिज स्किनी हैंड्स। ये जो मरीनर है, स्किनी हैंड्स मतलब बहुत दुबला पतला, बहुत ही कमजोर, और उसने इस गेस्ट को, इस मरीनर ने इस गेस्ट को पकड़ रखा है एकदम अपने दुबले पतले स्किनी हैंड्स से। देयर वाज अ शिप। और अपनी जो स्टोरी है ये मरीनर, देखो जैसे ही इस गेस्ट को पकड़ता है अपनी स्टोरी बोलना शुरू कर देता है। देयर वाज अ शिप, कोथ ही मतलब सेड ही, होल्ड ऑफ अनहैंड मी ग्रे बियर्ड लून, एफ्सून्स हिज हैंड ड्रॉप्ड ही। एफ्सून का मतलब क्या होता है बेटा? एफ्सून्स का मतलब होता है एट वंस। मतलब एक गेस्ट को ये मरीनर जैसे ही पकड़ लेता है ना, तो उससे कोई रिक्वेस्ट नहीं करता कि भाई साहब मुझे आपसे कोई बात करनी है, जरा रुको, थोड़ी देर ठहर जाओ, मुझे आपको कुछ बताना है, मैं बहुत परेशान हूँ, नथिंग। अगर आप कभी गौर करें तो हमेशा ऐसे ही होता है कि किसी इंसान को आपको कुछ बताना होता है, या आप किसी को कुछ बताना चाहते हो, तो शुरुआत ऐसे ही होती है कि 2 मिनट है क्या, जरा ठहरिए, मुझे कुछ बात करनी है ना, इस तरह से। बट यहाँ पर एक अर्जेंसी, जैसे ही वो हाथ पकड़ता है, जैसे ही मरीनर गेस्ट का हाथ पकड़ता है, वैसे ही वो अपनी स्टोरी बताना शुरू कर देता है कि ना एक जहाज था, और फिर ना, अरे रुक जा भाई, क्या क्या बात बता रहा है, मेरा हाथ छोड़, जरा छोड़ो। एट वंस दैट मरीनर, उस मरीनर ने उसी वक्त इस गेस्ट का हाथ छोड़ दिया, क्योंकि वो भी घबरा गया यार, कितनी जोर से मुझे कहा है ना, छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर जैसे ही मरीनर इस गेस्ट का हाथ पकड़ता है, हाथों हाथ अपनी स्टोरी सुनाने लग जाता है, तो ये हमें क्या दिखाता है? अर्जेंसी। अर्जेंसी किस बात की? कि हमारा मरीनर अपनी बात बताने के लिए कितना ज्यादा बेचैन है, कितना ज्यादा इम्पेशेंट है कि कोई बस मुझे मिल जाए जिसके साथ मैं अपनी ये बात जो है शेयर कर सकूं जल्द से जल्द। आगे क्या होता है? ही होल्ड्स हिम विद हिज ग्लिटरिंग आई। हाथ से पकड़ा था तो हाथ से तो छोड़ देता है, लेकिन ग्लिटरिंग आई से नहीं छोड़ता। ग्लिटरिंग आई मतलब आंखों से पकड़ थोड़ी रखा है। इट मीन्स द वे दिस मरीनर इज लुकिंग एट दिस गेस्ट, जिस तरीके से देख रहा है ना उम्मीद भरी नजरों से, और उसकी आंखें बोल रही हैं प्लीज मत जाओ, प्लीज मैं जो कहना चाह रहा हूं वो प्लीज सुनो। जिस तरीके से वो उसे देख रहा है एकदम, ये गेस्ट जो है वहां से हिल भी नहीं पाता। इस गेस्ट को भी समझ में आ रहा होता है कि यार इसको जरूर कोई बहुत ही जरूरी बात ऐसी मुझे बतानी है
कि ये रुक ही नहीं सकता, बतानी ही बतानी, और मुझे ये शादी भी अटेंड करनी है, मैं करूं क्या। तो ये जो गेस्ट है वो बेचारा बिना बात के ये कंफ्यूज स्टेट में आ जाता है। द वेडिंग गेस्ट स्टूड स्टिल, वो वहां से मूव भी नहीं कर पाता है, ना तो वो शादी में जा पा रहा है ना, जबकि जाना चाहता है, उसके सारे फैमिली मेंबर्स चले गए, ना वो यहाँ रुक पा रहा है क्योंकि उसके फैमिली मेंबर्स वहां चले गए, और जा भी नहीं पा रहा है क्योंकि जिस तरीके से ये मरीनर इसको घूर घूर के देख रहा है और जिस उम्मीद भरी नजर से देख रहा है, तो ये गेस्ट वहां से हिल भी नहीं पा रहा है। एंड लिसन्स लाइक अ 3-year-old चाइल्ड, 3 years child, the mariner had his will, मतलब मरीनर जिस तरीके से देख रहा था तो ये गेस्ट जा नहीं पाया, और फिर वहां पे एक बच्चे की तरह बैठ जाता है कि हाँ भाई चलो ठीक है, बताओ क्या कहना चाहते हो, जो भी बात है जल्दी कहो। द वेडिंग गेस्ट सेट ऑन अ स्टोन, एक पत्थर पे जाके बैठ जाता है। ही कैन नॉट चूज बट हियर, मतलब उसके पास कोई चॉइस ही नहीं होती, वो चाहता तो शादी में जा सकता था, लेकिन इस मरीनर की हालत देखकर, उसकी स्पेशली उम्मीद भरी आंखें देखकर वो टस से मस भी नहीं हो पाया। ही कुडंट इवन मूव, तो उसे ऐसा लग रहा था कि भाई मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, इतनी उम्मीद भरी नजरों को मतलब त्याग के, इग्नोर करके तो मैं नहीं जा पाऊंगा, तो चलो बताओ भाई तुम्हारी क्या स्टोरी है। एंड thus spake on that ancient man the bright-eyed mariner, and then he started telling his story। जो मरीनर है अपनी स्टोरी सुनाने लगता है, और यहाँ से इस स्टेंजा से बेटा जो स्टोरी है इस नरेटर की, मरीनर की बेसिकली, वो स्टोरी स्टार्ट होती है कि वो क्या इंसिडेंट हुआ था। तो देखो, The ship was cheered, the harbor cleared, merrily did we drop, below the kirk, below the hill, below the lighthouse top। kirk का मतलब क्या है बेटा, चर्च बेसिकली, ठीक है। तो क्या बताता है कि एक समय की बात है कि हमारा जो शिप है, हम शिप पर थे, और हमारा शिप की जर्नी जो है, हमारी जो वॉयज है वो स्टार्ट हुई। वॉयज क्या होती है, जर्नी बाय सी। तो हमारी वॉयज जो है वो शुरू हुई और सब कुछ ठीक था, वी ऑल वर हैप्पी, सब लोग हम खुश थे, मौसम भी सब ठीक था। और जब हम आगे चले तो वहां पर एक चर्च भी हमको नजर आ रहा था, लाइट हाउस भी नजर आ रहा था, और लाइट हाउस इतनी हाइट पर था, ऐसा लग रहा था कि हम उसके नीचे से ही गुजर रहे हैं, ठीक है। द सन केम अप अपॉन द लेफ्ट, आउट ऑफ द सी केम ही किसके लिए यूज हुआ है, सन के लिए। कि तो सन के लिए ही हुआ है, तो मतलब सन को पर्सोनिफाई यहाँ किया गया है, अदरवाइज इट यूज होता है ना। तो सन जो है वो लेफ्ट से अगर निकल रहा है, यानी ईस्ट जो है वो लेफ्ट में है, इसका मतलब ये किस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, साउथ डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। एंड ही शोन ब्राइट एंड ऑन द राइट वेंट डाउन इनटू द सी, और बहुत ही ऐसे चमकता हुआ सूरज निकल रहा है, और हमारे राइट साइड में वो सूरज जो है वो सेट हो रहा है, यानी ढल रहा है, यानी हमारे राइट साइड में वेस्ट है, दैट मीन्स हम साउथ की तरफ ही बढ़ रहे हैं। हायर एंड हायर एवरी डे, हर दिन मतलब दिन ब दिन ये जो सूरज है वो हायर होता जा रहा है। हायर होता जा रहा है का क्या मतलब है, धीरे धीरे ये लोग जिस तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब साउथ की तरफ बढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे ये जो शिप है अब कौन से रीजन में आ गया है, इक्वेटर, इक्वेटोरियल रीजन में आ चुका है। इसीलिए ये जो सन है अब एकदम सर पे आ जाएगा, टिल ओवर द मास्ट एट नून, एकदम सर पर जो है ये सूरज जो है आ चुका है। तो इट मीन्स ये धीरे धीरे कहाँ बढ़ रहे हैं, इक्वेटोरियल रीजन की तरफ बढ़ रहे हैं, तभी तो सूरज जो है वो ज्यादा हाइट पर आता जा रहा है। और अब पूरा मतलब दिन ब दिन रोज के हिसाब से बता रहे हैं, और कुछ दिनों के बाद ये सूरज जो है एकदम सर पे आ गया है, दैट मीन्स इक्वेटोरियल रीजन में ये आ गए हैं। बेटा मास्ट क्या होता है, मास्ट जो है शिप का ही एक इस तरीके की ट्रायंगुलर, इस तरीके से आपने देखा होगा, जो ट्रायंगुलर ऐसे कपड़ा सा होता है, दिस ट्रायंगुलर कपड़ा इज नॉट द मास्ट, ये जो पोल होता है ना जिससे ये कपड़ा बंधा होता है, दिस पोल इज द मास्ट, है ना। तो वो एकदम सीधा बताने के लिए कि एकदम सर पर है सूरज, ये बताने के लिए यहाँ पे मास्ट वर्ड का यूज हुआ है। द वेडिंग गेस्ट हियर बीट हिज ब्रेस्ट फॉर ही हर्ड द लाउड बेसून। बेसून क्या होता है बेटा, एक तरीके का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। अब देखो जैसे जैसे ये कहानी सुनाता जा रहा है, फ्लैशबैक की जो स्टोरी सुनाता जा रहा है, वैसे वैसे धीरे ये बीच बीच में ये प्रेजेंट सिनेरियो में भी आते जा रहे हैं। तो मरीना जब अपनी कहानी सुना रहा होता है तो बीच में ही एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज आती है, तो पास्ट से हाथों हाथ ये प्रेजेंट में आ जाते हैं, और यहाँ पर ये जो है ना बीट हिज ब्रेस्ट की गेस्ट जो है उसके लिए कहा गया है कि अरे यार शादी जो है ना, शादी अब स्टार्ट हो रही है, सेरेमनी जो है ना स्टार्ट ही हो रही है, मतलब देखो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बजने लगे हैं, ढोल वोल बजने लगे बेसिकली। द ब्राइड had paced into the hall, red as a rose is she, nodding their heads before her goes the merry minstrelsy। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो ब्राइड है यानी जो दुल्हन है, यानी उसकी एंट्री हो रही है, और जब दुल्हन की एंट्री होती है तो म्यूजिक जो है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे होते हैं, एक वेलकमिंग म्यूजिक जो होता है वो बजता है। सो दिस सजेस्ट व्हाट, कि जो दुल्हन है उसकी एंट्री हो रही है, एंड शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल रेड एज रोज। तो रेड एज रोज मतलब बेसिकली शर्मा भी रही है, थोड़ी नर्वस भी है, एंड शी इज लुकिंग लवली। The wedding guest, he beat his breast, yet he cannot choose but hear, and thus spake on that ancient man, the bright-eyed mariner। क्या कहते हैं कि वेडिंग गेस्ट जो है वो उसको बहुत अफसोस हो रहा है, यार अब तो दुल्हन भी आ गई, अब तो सेरेमनी बस स्टार्ट होने वाली है, बट स्टिल वो वहां से उस वेडिंग में नहीं जा पा रहा है कि ठीक है भाई तू बता अपनी बात। और ये जो मरीनर है आगे बढ़ता है और अपनी बात बताने लगता है। एंड नाउ द स्टॉर्म ब्लास्ट केम एंड ही वॉज टायरनस एंड स्ट्रॉन्ग। फिर अपनी स्टोरी सुनाने लगता है मरीनर। तो क्या कहता है कि सर से हम साउथ की तरफ जा रहे थे, सब कुछ एकदम बढ़िया था, इक्वेटोरियल रीजन पे भी हम आ गए थे, सूरज एकदम सर पे था, सारी चीजें बढ़िया चल रही थी, और अचानक से और एक बहुत ही तेज तूफान आया, स्टॉर्म आया।
इतनी तेज तूफान आया कि हमारी जो शिप है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, ठीक है। एंड दैट स्टॉर्म वॉज टायरनस। मतलब यहाँ पर आप ये देखो कि स्टॉर्म को अगेन पर्सोनिफाई किया गया है, उसको जैसे एक टायरेंट किंग होता है ना, ऐसा किंग जो सिर्फ अपनी मर्जी चलाता है, उसी तरीके से ये स्टॉर्म था। ये स्टॉर्म इतना खतरनाक था, इतना जबरदस्त तूफान था कि हम अपनी शिप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, है ना। बहुत ही स्ट्रॉन्ग तूफान था। ही स्ट्रक विद हिज ओवरटेकिंग विंग्स एंड चेस्ड अस साउथ अलोंग। ऑलरेडी जो है साउथ में ही जा रहे थे ये लोग, शिप जो है साउथ में ही जा रही थी, और जो तूफान आया तो विंड के फोर्स से ये और ज्यादा तेजी से, मतलब साउथ की तरफ ही विंड जो है साउथ की तरफ ही बह रही थी, तो ऑलरेडी उस तरफ जा रहे हैं और सेम डायरेक्शन में विंड का बहाव है, तो बहुत तेजी से जो है शिप जो है आगे बढ़ रही थी। तो इतनी ज्यादा तेज स्पीड हो गई थी और इतना ज्यादा अनकंट्रोलेबल सिचुएशन हो गई थी कि ये लोग शिप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। विद स्लोपिंग मास्ट एंड डिपिंग prow as who pursued with yell and blow still treads the shadow of his foe and forward bends his head, the ship drove fast, loud roared the blast and southward away we fled। ये बेसिकली पूरी तरीके से ये बताया जा रहा है कि इतनी जबरदस्त विंड थी, तो उससे हमारी जो शिप है कितनी ज्यादा उसका बैलेंस जो है खराब हो रहा था। ये जो बताया जा रहा है मास एंड डिपिंग प्रो, मास अगेन मैं आपको बता चुकी हूँ पोल, और शिप के अलग अलग हिस्सों के बारे में बात की हुई है कि बैलेंस खराब होने की वजह से कभी उसका जो हेड है मतलब फ्रंट पोर्शन जो है शिप का, कभी वो पानी में हिचकोले खा रहा था और बहुत तेजी से जो है साउथवर्ड ये लोग जा रहे थे। लाउड रोड, ये अगेन जो आवाज हो रही है भाई शिप में, ये जो मास्ट है, जो कपड़ा जो है, उस सबकी इतनी आवाज हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी पोएटिक डिवाइस है, ओनोमेटोपेया, राइट, कि जो साउंड्स की जो पोएटिक डिवाइस होती है। तो इतना आवाज करते हुए ये जो शिप है वो आगे बढ़ रही थी। आगे क्या होता है, एंड नाउ देयर केम बोथ मिस्ट एंड स्नो एंड इट ग्रू wondrous cold and ice mast high came floating by as green as emerald and through the drifts the snowy cliffs did send a dismal sheen nor shapes of men nor beasts we can the ice was all between। now ये आगे जाते 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 एक ऐसी जगह पर आ गए जहां पूरी तरीके से आइस और मिस्ट से ही सराउंडेड है। मतलब ना वहां कोई इंसान नजर आ रहा है, ना कोई जानवर नजर आ रहा है, कुछ भी उन्हें नजर नहीं आ रहा है। हर तरफ सिर्फ जो है आइस ही आइस नजर आ रही है, हर तरफ मिस्ट ही मिस्ट नजर आ रही है, यानी एक धुंध सी छाई हुई है और इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। जो मौसम है वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ये एक ऐसी जगह आ गए हैं, फंस गए हैं बेसिकली। तो ये कहाँ आ गए हैं, साउथ पोल तक यहाँ पहुंच गए, है ना। द आइस वॉज हियर, द आइस वॉज देयर, द आइस वॉज ऑल अराउंड। यहाँ पर देखो तो हमें आइस दिखाई दे रही है, उधर देखो तो आइस दिखाई दे रही है, हर तरफ से हम आइस से ही, बर्फ से ही घिरे हुए, ग्लेशियर्स के बीच में फंसे हुए हैं। इट क्रैक्ड एंड ग्राउल्ड एंड रोल्ड एंड हाउल्ड लाइक नॉइसेस इन अ swoon। यहाँ पर क्या हो रहा है कि कहीं पर कुछ भी देख रहे हैं हम तो हमें आइस ही आइस नजर आ रही है, हर तरफ आइस ही है, ग्लेशियर्स है, और ग्लेशियर्स में भी थोड़ा बहुत क्रैक से, या हमारी जो शिप थोड़ा बहुत आगे बढ़ने लगती है तो भिड़ती है, टकराती है इन ग्लेशियर से, जो क्रैक की आवाज आती है, अगेन ओनोमेटोपेया। सिर्फ हमें वो सुनाई दे रहा है, बाकी यहाँ पर बिल्कुल भी फेवरेबल कंडीशन नहीं है ये। At length it crossed an albatross, through the fog it came, as it had been a Christian soul, we hailed it in God's name। ऐसी सिचुएशन के अंदर किसकी एंट्री होती है, एल्बेट्रॉस। नाउ व्हाट इज एल्बेट्रॉस। एल्बेट्रॉस एक बर्ड होती है बेसिकली, और वो बहुत बड़ी बर्ड होती है, यानी अगर इसके विंग्स की बात करें ना तो 1.5 से 3.5 मीटर तक बड़े विंग्स होते हैं। तो आप सोचो कितने बड़े विंग्स होते होंगे, और इसी वजह से ये बहुत ही लॉन्ग फ्लाइंग भी कर पाती है, काफी लंबे समय तक ये फ्लाई कर पाती है, और इसीलिए समंदर के ऊपर फ्लाई करती है। और मरीनर्स के लिए तो ये जो एल्बेट्रॉस है, इट्स मोर लाइक अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड, मतलब भगवान के एक आशीर्वाद की तरह होती है। कि कई बार एल्बेट्रॉस, क्योंकि एल्बेट्रॉस को रास्ते पता होते हैं, समुद्री रास्ते जो होते हैं पता होते हैं, भटकती नहीं है, वो खो नहीं जाती है, इसलिए एल्बेट्रॉस को देख के कई बार मरीनर्स जो होते हैं अपने रास्ते का, अपनी डायरेक्शन का भी आइडिया लगाते हैं, राइट। ये जो बात मैं आपको बता रही हूँ, इट इज अ फैक्ट, ये पोम वाली बात नहीं है, ये एक फैक्ट होता है। तो इसीलिए एल्बेट्रॉस जो है एक तो बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड होती है, वन ऑफ द लार्जेस्ट बर्ड्स होती है ना। ऐसी सिचुएशन में जहां पर ये मरीनर और इसके जो क्रू मेंबर्स हैं जिस सिचुएशन में अभी फंसे हुए हैं, ऐसे में एल्बेट्रॉस जब आती है ना, ऐसा लगता है जैसे क्रिश्चियन सोल है, यानी एक पवित्र सोल है, जैसे भगवान की भेजी हुई, भगवान की दी हुई कोई आशीर्वाद है, एक ब्लेसिंग की तरह है कि ऐसी सिचुएशन में इसकी एंट्री हुई है ना। इट एट द फूड इट नेवर हैड ईट एंड राउंड इट फ्लू, द आइस डिड स्प्लिट विद अ थंडर फिट, द हेल्म्समैन स्टीयर्ड अस थ्रू। अब ये जो एल्बेट्रॉस है, यहाँ पर इस एल्बेट्रॉस के आते ही होता क्या है, सबसे पहले तो आती है तो उसको जितने भी क्रू मेंबर होते हैं और ये जो हमारा मरीनर होता है कुछ खाने को देता है, ठीक है, इसको फीड कराते हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे पूरी की पूरी जो सिचुएशन है ना, जो इतनी खराब सिचुएशन में ये लोग फंसे हुए हैं, वो सारी की सारी सिचुएशन एकदम पलट जाती है। और क्या होता है, ये जो आइस है, ये जो ग्लेशियर्स हैं जिनमें ये फंसे हुए हैं सारे लोग, ऐसा लगता है उस आइस के अंदर एक क्रैक आता है, और वो क्रैक आके का मतलब ये है कि अब बिखर जाएगी ये आइस, है ना, और
आइस अगर बिखरेगी तो हमें आगे बढ़ने का मार्जिन मिल जाएगा, स्पेस मिल जाएगा, हमारी जो शिप है वो आगे बढ़ जाएगी। यानी इस एल्बाट्रॉस के आने का क्या मतलब है, एक बहुत ही गुड ओमेन। गुड ओमेन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं गुड लक, है ना, शुभ संकेत है कि चलो एल्बाट्रॉस के आने से एक क्या शुभ संकेत हुआ या क्या शुभ काम हुआ कि ये जो आइस है ना वो क्रैक हो रही है, और सिंस आइस क्रैक हो रही है तो अब हम इसमें फंसे नहीं रहेंगे, हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। हेल्म्समैन क्या होता है बेटा, जो स्टेयरिंग होता है ना शिप का, उसे चलाने वाला, मतलब स्टेयरिंग को कंट्रोल करने वाला आदमी जो होता है शिप का, उसे ही हेल्म्समैन कहते हैं। And a good south wind sprung us behind, the albatross did follow, and every day for food or play came to the mariners hollow. Hollow क्या होती है बेटा, आवाज, जैसे शाउट देते ना, ओ हेलो, इस तरीके की जो आवाज होती है उसे होलो कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही वो इस सिचुएशन से और वो जिस जगह पर आ गए थे जहां फंस गए थे, जैसे ही उससे बाहर निकल पाते हैं तो क्या होता है, फिर से एक फेवरेबल कंडीशन सी हो जाती है। फेवरेबल कंडीशन कैसे, एक गुड साउथ विंड, मतलब अच्छी बढ़िया हवा जो है वो बहने लगती है। शिप को आगे बढ़ने के लिए जो है हवा की जरूरत होती है, उसके हवा के दबाव की जरूरत पड़ती है, तभी अच्छी तरीके से जो है शिप आगे बढ़ पाता है, राइट। उसके अलावा एल्बाट्रॉस जो है वो भी शिप के साथ साथ एकदम हो लेती है, और रोज ये एल्बाट्रॉस आती है ना, रोज ये एल्बाट्रॉस आती है, कभी कुछ खाने के लिए आती है, क्योंकि जितने भी क्रू मेंबर्स हैं और जो मरीनर है वो कुछ ना कुछ उसको खाने के लिए देते रहते हैं। कभी खेलने के लिए आती है, अब खेलने के लिए ऐसा थोड़ी कि कबड्डी खेलेंगे नहीं ना, लेकिन कभी अटखेलियां सी जो होती है, कभी उड़कर इधर कभी उड़कर उधर, तो इस तरीके से अटखेलियां सी तो वो कभी खेलने के लिए आती है, और मरीनर की आवाज सुनते ही आ जाएगी, जैसे ही मरीनर कोई आवाज देगा ना तो सुनते ही आ जाएगी। तो अगर आप ये नजारा देखें, अगर ये सिचुएशन को आप महसूस करें, तो इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पिक्चर, मतलब बहुत ही खूबसूरत है कि रोज जो है एल्बाट्रॉस आ रही है, तो एक तरीके से एक फ्रेशनेस, एक ताजगी भरा मंजर हो जाता है, यानी देखो एल्बाट्रॉस आ गई, यही वो है जिसकी वजह से हम लोग उस सिचुएशन से बाहर निकल पाए। एक पॉजिटिविटी के साथ आती है ये, और जो मरीनर है और जो बाकी के क्रू मेंबर्स हैं उन्हें भी क्या लग रहा है कि इट्स सच अ गुड लक, इसके आते ही हर तरफ जो है पॉजिटिविटी फैल जाती है, हर तरफ जो है एक अच्छा माहौल हो जाता है, कभी हम इसको कुछ खिलाने को देते हैं, कभी खेलते हैं इसके साथ, तो एल्बाट्रॉस की एंटर करते ही एक खुशनुमा माहौल हो जाता है ना। In mist or cloud on mast or shroud, it perched for Vespers night. Vespers night क्या होता है बेटा, इसका मतलब है कि जो इवनिंग टाइम पर रोज एल्बाट्रॉस आती थी लगातार 9 दिनों के लिए, तो यानी फिक्स टाइम पर इवनिंग प्रेयर के टाइम पे 9 दिनों तक लगातार एल्बाट्रॉस यहाँ आई। Whilst all the night through fog smoke white glimmered the white moonshine. क्या कहते हैं कि चाहे मिस्ट फैल रही हो, चाहे धुंध सी फैल रही हो, चाहे बादल घिराए हो, कुछ भी कैसा भी हो रहा हो, लेकिन ये जो एल्बाट्रॉस है उसका तो फिक्स टाइम है, वो तो उस टाइम पे आती ही थी, चाहे कितना भी अंधेरा हो जाए, उसमें एकदम चांद की तरह चमकती हुई ये व्हाइट एल्बाट्रॉस जो है वो आ जाती है। इट लुक्स ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी लग रही होती है। गॉड सेव दी एंशिएंट मरीनर फ्रॉम द फेम्स दैट प्लेग दी दस। ये दोनों लाइंस किसने कही हैं, द गेस्ट। वो जो गेस्ट था ना वो सारी बातें सुन रहा था, और अचानक से मरीनर को देखकर ये दो बातें बोलता है, ये जो दो लाइनें हैं ये दो लाइनें बोलता है। क्या बोलता है, हे भगवान मरीनर क्या हो गया, तुम्हारे साथ ऐसा चेहरा क्यों बना रखा है तुमने। ना होता क्या है, ये जो एंशिएंट मरीनर जो है, ये मरीनर अपनी एक स्टोरी सुना रहा होता है, इंसिडेंट सुना रहा होता है। तो आप इस चीज पे गौर करो कि जब आप भी अपने साथ हुआ कोई भी किस्सा जब सुना रहे होते हो, कोई भी बात बता रहे होते हो, तो अगर कोई हैप्पी बात बता रहे होते हो तो अपने आप आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है ना, और अगर आप कोई दुखी बात ऐसी बता रहे हो तो वो बात बताते आपके चेहरे पे भी एक दुख आ जाता है ना। तो अपनी ये बात बताते बताते मरीनर के चेहरे पे इस टाइम पे एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसे देखकर ये गेस्ट ना घबरा जाता है कि क्या हो गया तुम्हारे चेहरे के साथ, तुम तो अभी अच्छी भली बात बता रहे थे, और अभी तक जितनी भी बातें बताई है मरीनर ने इस गेस्ट को, वो सारी बातें तो बहुत अच्छी ही हैं, बढ़िया बात है कि भाई अच्छे से हमारा शिप चला था, फिर हम एक कंडीशन में फंस गए थे, काफी बुरी कंडीशन में फंस गए थे, लेकिन फिर भगवान के आशीर्वाद की तरह लाइक अ गॉड्स ब्लेसिंग हमारे साथ सामने जो है एल्बाट्रॉस आ गई, और एल्बाट्रॉस कभी खेलती थी हमारे साथ, कभी कुछ खाती थी, रोज आती थी एक ताजगी और एक पॉजिटिविटी लिए, है ना। तो जब आप ये बात बता रहे हो तो मरीनर के चेहरे पे भी एक हैप्पीनेस थी, एक सुकून था, है ना, पीसफुल चेहरा उसका लग रहा था। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन उसके चेहरे के हाव भाव एकदम चेंज हो जाते हैं, जिसे देखकर ये गेस्ट भी थोड़ा सा घबरा जाता है कि क्या बात हो गई, कहता है हे भगवान मरीनर क्या हो गया, तुम्हें चेहरा ऐसा क्यों हो गया। और ये सुनते ही आगे वाली बात मरीनर बताता है, और उससे हमें समझ में आता है कि क्यों इसके चेहरे पे ऐसे एक्सप्रेशन है। क्या कहता है, वाई लुक्स दाउ सो, ऐसे क्यों लग रहे हो तुम मरीनर, विद माई क्रॉसबो आई शॉट द एल्बाट्रॉस। क्या बात बताता है मरीना कि फिर क्या हुआ, वो रोज आती थी, हम रोज उसके साथ खेलते थे, ये सब कुछ होता था, और फिर मैंने अपने क्रॉसबो से इस एल्बाट्रॉस को मार दिया, आई किल्ड द एल्बाट्रॉस। ये बात जब ये बताता है मरीना, जब बताता है तो उसे पता होता है, उसे इस बात का एहसास होता है कि उसने कोई क्राइम नहीं या कोई गलती नहीं, उसने पाप किया है, ही हैज कमिटेड अ सिन, उसने पाप किया है, कोई गलती नहीं की है कि भाई जो सुधारी जा सके, राइट। और इतना बड़ा पाप किया है कि अब
अब कुछ नहीं हो सकता। अब उसका जो रिजल्ट है मतलब वो सुधारी नहीं जा सकती, कोई रिवर्स गियर नहीं लग सकता इसके अंदर कि जो अब हो गया है वो तो हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। और इसी बात का बहुत भयंकर अफसोस है इसे। अब अगर ध्यान हो आपको, तो मैंने जब ये पोएम शुरू करी थी ना बेटा, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो यहाँ जो एंशिएंट मरीनर है ना, देखो मैंने यहाँ पर आपको शुरू में बताया था कि जैसे ही ये इस गेस्ट का हाथ पकड़ता है ना, तो ये हाथ पकड़ते ही, और इसमें इतना पेशेंस नहीं होता कि उससे पूछे, रिक्वेस्ट करे कि आप मेरी बात सुनेंगे, 2 मिनट है, नहीं, हाथ पकड़ते ही अपनी बात शुरू कर देता है कि पता है एक शिप था, उसमें एक इम्पेशंस होता है कि मैं जल्दी से अपनी बात किसी से तो कहूं, अपना ये दुख और मैंने जो ये पाप किया है वो किसी से तो कहूं। ये पाप कौन सा पाप है? इस एल्बेट्रॉस को मार देने का। इसको एहसास है कि इससे कितनी बड़ी गलती हुई है। इसके अलावा यहाँ पर बियर्ड एंड ग्लिटरिंग आई, जो होप, इसके लिए भी मैंने कहा था कि इस उम्मीद भरी नजर से इस गेस्ट को देख रहा है कि मुझे अपनी मन की कोई बात आपको बतानी है। ऐसी क्या बात बतानी है इसको कि ये अपने आप को रोक नहीं पा रहा है मरीनर की भाई सामने शादी हो रही है, ये गेस्ट उस शादी को अटेंड करने के लिए आ रहा है और ये जाने ही नहीं दे रहा है। वो क्या बात थी इतनी जरूरी? वो यही बात थी कि मेरे से इतना बड़ा गुनाह हो गया है, इतना बड़ा क्राइम, इतना बड़ा पाप हो गया है मुझसे, और मैं अपने इस पाप का निवारण करना चाहता हूं। मैं किसी तरह अपनी इतनी बड़े गुनाह को, इसे सुधारना चाहता हूं, और मेरी बात सुनो, मेरे मन में ये जो दुख है वो सुनो, क्योंकि ये दुख मुझे सता रहा है, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। राइट? तो ये चीज है यहाँ पर। इससे ये समझो द इंटेंस सिचुएशन, द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन, कि किस कदर ये जो मरीनर है अपनी इस परेशानी से जूझ रहा है। राइट? अब यहाँ पर बेटा हमारा ये पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप ये आपको अच्छा भी लगा होगा, पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। लेकिन फिर भी आपको कहीं पर कोई भी डाउट लगे, मेक श्योर यू आस्क द डाउट। डाउट लेकर आगे नहीं बढ़ना है, आप डाउट पूछें, और जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता भी है मैं हर बार डाउट जो है क्लियर करती हूँ। तो आप अपना डाउट पूछ लें अगर कोई है तो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पार्ट 2 की, और उसके थीम्स और मैसेजेस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सब भी देखेंगे। एंड हाँ, पोएटिक डिवाइसेस भी मैंने शामिल किए हैं, तो वो भी हम देखेंगे। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।